क्या ये पॉसिबल है कि सेकंड पर्सन का कुछ भी लॉस हो रहा हो लेकिन उसमें आपकी कोई गलती ना हो, ना ही आपका कोई नेग्लिजेंस हो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए लायबल हो? तो यस, ऐसा हो सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि सेकंड पर्सन का जो भी लॉस हो रहा हो वो आपकी वजह से हो रहा हो, भले ही उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ भी लैक ऑफ केयर नहीं किया है, लेकिन उनका जो भी लॉस हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये नो फॉल्ट लायबिलिटी का एक पार्ट है। तो इन दो डॉक्ट्रिन को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि नो फॉल्ट लायबिलिटी होता क्या है। तो no fault liability means liability of a person even without any negligent act on his part and even if he has taken due care and caution means second person का अगर कुछ भी लॉस हो रहा है जिसमें फर्स्ट पर्सन की कोई गलती नहीं है, उसने पूरी सावधानी रखी थी, उसने अपना पूरा केयर रखा था, लेकिन फिर भी सेकेंड पर्सन का लॉस हो गया, तो सेकेंड पर्सन के उस लॉस के लिए फर्स्ट पर्सन लायबल होगा, क्योंकि वो जो लॉस हुआ है वो फर्स्ट पर्सन की ही वजह से हुआ है। भले ही फर्स्ट पर्सन का कोई नेग्लिजेंस नहीं है और उसने अपना पूरा केयर रखा है, लेकिन फिर भी सेकेंड पर्सन का जो लॉस हुआ है वो फर्स्ट पर्सन की वजह से हुआ है। अगर हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एक राम है, ठीक है। राम ने अपने प्रेमाइस में कुछ डेंजरस चीज ले आता है और वो डेंजरस जो चीज है वो उसके प्रेमाइस से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड पर्सन को काफी हार्म होता है, उसका काफी डैमेज होता है। तो राम ने जो डेंजरस चीज लाई वो अपने घर में उसने रखा, तो राम को ये देखना था कि सबसे पहले तो वो कोई भी ऐसी डेंजरस चीज अपने घर में ना लाए, और अगर लाता है तो उस डेंजरस चीज से सेकेंड पर्सन आउटसाइडर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसे डिटेल में देखने के लिए हम वो दो डॉक्ट्रिन देखेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अगर ये दोनों आपको काफ़ी अच्छे से समझ आता है तो नो फॉल्ट लायबिलिटी तो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों नो फॉल्ट लायबिलिटी का ही पार्ट है। तो अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को देखें तो द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मेक्स द डिफेंडेंट लायबल फॉर एक्सीडेंटल हार्म्स कॉज्ड विदाउट एनी इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। मीन्स सेकेंड पर्सन का जो भी एक्सीडेंटल हार्म हुआ है उसमें डिफेंडेंट का कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ना ही डिफेंडेंट का कोई इंटेंशन था कि उसकी वजह से सेकेंड पर्सन का कोई हार्म हो, तो फिर भी डिफेंडेंट उसके लिए लायबल होगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो वहां पर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होगा। तो ये जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये फर्स्ट टाइम रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में आया था। 1868 में ये रूल फर्स्ट टाइम आया था। तो अगर हम रायलेंस वर्सेस फ्लेचर को डिटेल में देखें कि ये कहता क्या है केस, तो इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट को अपने प्रेमाइस में एक रिजर्वायर बनाना था, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया अपने प्रेमाइस में रिजर्वायर बनाने के लिए। तो जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो उनका वर्क जब कंटिन्यू में ही होता है, तो उनके किसी मिस्टेक की वजह से रिजर्वायर का सारा पानी प्लेंटिफ के लैंड में चला जाता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को काफ़ी लॉस होता है और फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर डिफेंडेंट अपना यह कंटेंशन रखता है कि क्योंकि वो जो वर्कर्स थे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे और उनके नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ का लॉस हुआ,
इसमें डिफेंडेंट का कोई नेग्लिजेंस नहीं है। डिफेंडेंट ने उन्हें एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है। उन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का डिफेंडेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए डिफेंडेंट्स वाइकेरियसली लायबल नहीं होंगे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट से। तो जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यह बोलती है कि डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना होगा प्लेंटिफ को, क्योंकि भले ही डिफेंडेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ और वो वाइकेरियसली लायबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कंपनसेशन देना होगा। प्लेंटिफ का जो लॉस हुआ है उसके लिए डिफेंडेंट लायबल होंगे, क्योंकि वो जो रिजर्वॉयर है वो एक डेंजरस थिंग है और डिफेंडेंट ने उस डेंजरस थिंग को अपने प्रेमाइस में लाया। तो डिफेंडेंट को ये केयर रखना था कि उस रिजर्वॉयर का पानी किसी भी तरह उनके प्रेमाइस से बाहर ना जाए। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल होंगे। इस केस में हमें 3 प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ये 3 प्रिंसिपल जिस भी केस में आएगा तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर फॉल कर रहा है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि डेंजरस थिंग आप अपने प्रेमाइस में नहीं ला सकते। अगर आप डेंजरस थिंग को अपने प्रेमाइस में ला रहे हो तो सेकेंड चीज़ आपको ये देखना है कि वो चीज़ आपके प्रेमाइस से एस्केप ना हो, आपकी प्रेमाइस से बाहर ना जाए। और थर्ड, अगर ये दोनों हो जाता है तो प्राइमा फसाई लायबिलिटी डिफेंडेंट पर जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो डिफेंडेंट ने डेंजरस सब्सटेंस को अपने प्रीमाइस में लाया। सेकेंड थिंग, वो डेंजरस सब्सटेंस उनके प्रीमाइस से बाहर चला गया। तो अगर ये दोनों चीज हो जाता है तो डिफेंडेंट उसके लिए लायबल होगा। तो ये 3 प्रिंसिपल जिस भी केस में फॉल कर जाता है वो केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर फॉल होगा। तो ये जो 3 प्रिंसिपल है ये राइलेंस वर्सेस फ्लेचर से ही आया है। उस केस में भी ये 3 चीज हुई कि डिफेंडेंट ने अपने प्रेमाइस में डेंजरस थिंग लाया, रिजर्वॉयर उन्होंने अपनी प्रेमाइस में लाया क्योंकि वो एक डेंजरस थिंग था, उसमें इतना पानी था कि अगर वो उनके प्रेमाइस से बाहर चला जाए तो सेकेंड पर्सन का काफ़ी लॉस हो सकता है। सेकेंड थिंग, उन्हें ये केयर करना चाहिए था कि उस रिजर्वॉयर का पानी उनके प्रेमाइस से बाहर ना जाए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर उस रिजर्वॉयर का पानी प्लेंटिफ के लैंड में चला जाता है। तो यहाँ पर एस्केप भी आ गया, अब डेंजरस थिंग भी आ गया, एस्केप भी आ गया, तो डिफेंडेंट लायबल होंगे प्लेंटिफ के लॉस के लिए। तो ये था राइलेंस वर्सेस फ्लेचर और उस केस से आए हुए 3 प्रिंसिपल्स, जिससे कि ये क्लियर पता चलता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब और कैसे अप्लाई होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू दी राइलेंस रूल। राइलेंस रूल के हम कुछ एक्सेप्शन को देखेंगे जो कि जनरली डिफेंडेंट के लिए एक डिफेंस हो जाता है। तो ये जो एक्सेप्शन है ये राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में ही इवॉल्व हुआ था। राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में 3 प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए थे, जिससे कि हमें ये पता चल रहा था कि इन तीनों प्रिंसिपल्स जहां भी आएंगे वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर फॉल करेगा। तो राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में हमें कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं जो कि डिफेंडेंट के लिए एक डिफेंस हो जाता है। तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। जहां पर प्लेंटिफ की खुद की गलती होगी या फिर प्लेंटिफ का इंटेंशन होगा उस एक्ट में, वहां पर डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये पॉइंट बोलता है कि no action can be maintained for any injury which has been brought about by the willful and the intentional act of the party complaining। कंप्लेनेंट का जो भी लॉस हुआ और कंप्लेनेंट जिस लॉस के लिए क्लेम कर रहा है
उस लॉस में अगर प्लेंटिफ का कुछ फॉल्ट होता है, प्लेंटिफ की कुछ गलती होती है, या प्लेंटिफ का पूरा विलफुल इंटेंशन होता है, उसने उस चीज के लिए अपनी रजामंदी दी हो कि ठीक है आप ये काम कर लो, या फिर जो लॉस हुआ है उसमें प्लेंटिफ का खुद का मिस्टेक हो, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होंगे। इसका एक लीडिंग केस है पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स 1894, जिसमें होता क्या है कि डिफेंडेंट अपने प्रेमाइस में एक पॉइजनस डेंजरस ट्री लगाते हैं और एक दिन प्लेंटिफ का घोड़ा डिफेंडेंट के प्रेमाइस में जाकर घुसकर उस पॉइजनस ट्री को खा लेता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उस हॉर्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेंटिफ का हॉर्स डिफेंडेंट के प्रेमाइस में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस ट्री खाकर उसकी डेथ हो जाती है। डिफेंडेंट ने जो पॉइजनस ट्री लगाया वो पॉइजनस ट्री डिफेंडेंट की प्रीमाइस से बाहर नहीं जाता। तो यहाँ पर डिफेंडेंट ने डेंजरस थिंग तो अपने प्रीमाइस में लगाया, लेकिन वो डेंजरस थिंग डिफेंडेंट की प्रीमाइस से एस्केप नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं होंगे। यहाँ पर प्लेंटिफ का खुद का डिफॉल्ट था, प्लेंटिफ को ये देखना था कि उनका जो हॉर्स है किसी दूसरे पर्सन के प्रेमाइस में ना जाए। सेकेंड एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें यह बोला जाता है कि अगर सुपर नेचुरल फोर्स से कुछ भी लॉस होता है जो कि प्रिडिक्ट ही नहीं किया गया था, तो उसके लिए कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा। इसका थर्ड पॉइंट अगर देखें तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कुछ भी लॉस होता है जिसमें थर्ड पार्टी का नेग्लिजेंस होता है, थर्ड पार्टी की गलती की वजह से होता है, और उस थर्ड पार्टी का डिफेंडेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही वो थर्ड पार्टी डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है, ना ही एजेंट होता है, लेकिन उस थर्ड पार्टी की वजह से प्लेंटिफ का कुछ लॉस होता है, तो प्लेंटिफ अपने उस लॉस के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिंपल सी यही बातें बोलता है कि डिफेंडेंट अगर कोई भी डेंजरस ऑब्जेक्ट अपने प्रेमाइस में लगाता है जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है और वो उसकी प्रेमाइस से एस्केप कर जाता है, तो वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर फॉल करेगा। और रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट के लिए कोई डिफेंस भी नहीं है, डिफेंडेंट कोई डिफेंस नहीं ले सकता इस लायबिलिटी के अंडर, इस रूल के अंडर। तो ये जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये फर्स्ट टाइम 1987 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इवॉल्व हुआ, जिसे हम जनरली ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि श्रीराम इंडस्ट्रीज दिल्ली के काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इस्टेब्लिश होता है और उस इंडस्ट्रीज में काफ़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ होती है। तो एक दिन होता क्या है कि उस इंडस्ट्रीज से ओलियम गैस लीक कर जाता है, जिससे उस इंडस्ट्रीज के आसपास के काफ़ी एरिया पॉल्यूट हो जाता है, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और काफ़ी लोग उससे इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट अपना जजमेंट देते हुए यह बोलती है कि सबसे पहले तो 3 चीज़ें कोर्ट देखती हैं कि ये जो गैस लीक हुआ है वो किसी इंटरप्राइज से हुआ हो और उस इंटरप्राइज में हजार्डस एक्टिविटीज़ हो रही हो, और जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हो रही है उससे कुछ डेंजरस सब्सटेंस एस्केप कर रहा हो उस इंटरप्राइज से। तो इस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो श्रीराम इंडस्ट्रीज है इसमें ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉल कर रहे हैं। ये जो पॉइजनस गैस थी, ओलियम गैस, ये श्रीराम के इंडस्ट्रीज से एस्केप हुआ और वो एक डेंजरस गैस था
जिसके स्केप कर जाने पर काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और काफ़ी लोग उससे घायल हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर देखती है। तो ये था नो फॉल्ट लायबिलिटी का दो प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, उसका कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, लेकिन उनकी वजह से प्लेंटिफ का काफी लॉस होता है। वो जो डेंजरस थिंग अपने प्रीमाइस में लाते हैं और उस डेंजरस थिंग के एस्केप कर जाने से प्लेंटिफ का जो लॉस होता है उसके लिए डिफेंडेंट लायबल होते हैं, लेकिन उस सारे एक्ट में डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं होती है, इसीलिए इन्हें नो फॉल्ट लायबिलिटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।